सुप्रभात बच्चों। आज का पाठ जो है वो आपका भीष्म साहनी के द्वारा लिखित है और भीष्म साहनी के बारे में आपको ये बताना ज़रूरी है कि वो एक हिसाब से आपके जो बलराज साहनी एक्टर हुए हैं उनके भाई थे भीष्म साहनी। और उन्होंने थोड़ी बहुत ही कहीं ना कहीं एक्टिंग भी की है। और उसके बाद ये जीवन परिचय तो आपको लिखना ही है। इस पाठ में उनका 3 व्यक्तियों को लेकर के अपना अनुभव है। 3 व्यक्तियों में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और यासर अराफात। तो अपनी आत्मकथा है उनकी, राइटर की, भीष्म साहनी जी की, आज के अतीत। उसमें उन्होंने इन 3 व्यक्तियों से अपनी एक मुलाकात, एक छोटी सी मुलाकात का संस्मरणात्मक उल्लेख किया है। यानी याद करके लिखते हैं कि मैं उनसे बचपन में तब मिला था, तब मैंने उनको देखा था। और अपने अनुभवों को अपने पाठकों के साथ में अपनी आत्मकथा आज के अतीत के माध्यम से वो शेयर करते हैं। तो एक हिसाब से ये विधा कौन सी होगी? संस्मरण विधा हो गई। संस्मरण क्या होता है? सम्यक स्मरण। सम्यक स्मरण का मतलब क्या होता है? याद करके लिखना। तो अब हम उनके जो संस्मरण का ये पहला हिस्सा है, पाठ का नाम है गांधी, नेहरू और यासर अराफात। और तीनों ही जो हैं वो व्यक्तित्व हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। गांधी जी और नेहरू जी हमारे देश के, जबकि यासर अराफात बाहर के हैं रहने वाले। तो इन 3 व्यक्तियों से अपनी एक मुख्तसर सी मुलाकात के बारे में उन्होंने लिखना यहाँ पे है। तो बच्चों, इस पाठ में हम आएंगे। एक मिनट, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। तो पहला जो हिस्सा है वो गांधी जी को लेकर के है। तो उन्होंने लिखा है यहाँ, उन दिनों मेरे भाई बलराज सेवाग्राम में रहते थे। तो आपको पता है कि जो आत्मकथा होती है वो फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है। यानी आत्मकथा में कोई भी लेखक अपने लिए मैं, मेरा, मेरी, मुझे, मुझको, यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग करता है। तो यहाँ उन्होंने लिखा है कि उन दिनों मेरे भाई बलराज। जब मेरे भाई बलराज कह रहे हैं तो सीधी सी बात है कि ये क्या है? एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। तो बलराज कौन थे? मैंने आपको बता दिया, बलराज साहनी थे, एक फिल्म एक्टर। उनके भाई हैं भीष्म साहनी। उन दिनों, कब? जब मैं गांधी जी से मिला। उन दिनों मेरे भाई बलराज सेवाग्राम में रहते थे, जहां वह नई तालीम पत्रिका के सह संपादक के रूप में कार्य करते थे। बलराज जी उस समय तक एक फिल्म एक्टर नहीं बने थे, बल्कि वो जो सेवाग्राम संस्थान था गांधी जी का, उसमें एक मैगजीन थी नई तालीम, उसके वो को एडिटर के रूप में काम करते थे सेवाग्राम में ही। यह सन 1938 के आसपास की बात है। तो देश की आज़ादी हुई 1947 में। 1938 यानी लगभग 9-10 साल पहली बात है देश को आज़ादी मिलने से। जिस साल कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, तो कांग्रेस के बहुत सारे इतिहास में आप अधिवेशन पढ़ते हैं, उसमें से एक है हरिपुरा अधिवेशन। 1938 के आसपास वो हुआ था। कुछ दिन उनके साथ बिता पाने के लिए मैं उनके पास चला गया। अब एक बड़ा भाई जहाँ रहता है तो छोटा भाई उसके साथ में कुछ समय गुजारने के लिए, अपनी छुट्टियां बिताने के लिए चला जाता है। तो छुट्टियां बिताने के लिए भीष्म साहनी भी सेवाग्राम चले गए, अपने भाई के पास, बलराज साहनी जी के पास। रेलगाड़ी वर्धा स्टेशन पर रुकती थी। वहां से लगभग 5 मील दूर सेवाग्राम तक का फासला इक्के या तांगे में बैठकर तय करना होता था। तो रेलवे स्टेशन कहाँ था? वर्धा में। और सेवाग्राम की डिस्टेंस कितनी थी? लगभग 5 मील। और वहां तक जाने की व्यवस्था क्या थी? इक्का या तांगा। और तांगा इक्का एक ही, लगभग एक सी चीज होती है। मैं देर रात सेवाग्राम पहुंचा। पहुंचने में मैं लेट हो गया, रात्रि हो गई थी। एक तो सड़क कच्ची थी, इस पर घुप अंधेरा था। तो रात्रि हो गई थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। और सड़क भी उस समय, भारत इतना ज़्यादा विकसित तो था नहीं, विकासशील, वो अंग्रेजों के अधीन था। तो सड़कें भी क्या थी? कच्ची थी। उन दिनों सड़क पर कोई रोशनी नहीं हुआ करती थी। आजकल जो स्ट्रीट लाइट लगती हैं, उस समय वो भी व्यवस्था नहीं थी। रात देर तक हम बतियाते रहे। भाई के पास गया, काफ़ी समय बाद दोनों भाई मिले थे, तो रात को लेट तक दोनों बातें करते रहे। भाई ने बताया कि गांधी जी प्रातः 7 बजे घूमने निकलते हैं, क्योंकि सेवाग्राम में गांधी जी का प्रतिदिन का आगमन होता था। और बलराज साहनी ने अपने भाई भीष्म साहनी को बताया कि ये जो गांधी जी हैं ना, हमारे जो इतने बड़े नेता हैं, वो सेवाग्राम इस आश्रम में आते ही हैं। और प्रतिदिन का उनका रूटीन है कि वो 7 बजे यहाँ पे आके घूमने निकलते हैं।
इधर हमारे क्वार्टर के सामने से ही वह जाएंगे। भाई ने बताया बलराज ने, किसको, भीष्म साहनी को, कि हमारा जो ये क्वार्टर है ना, आवास है, इसके आवास के सामने से वो गुजरेंगे और कोई भी उनके साथ जा सकता है। तो जैसे ही उनको ये बताई गई बात कि कोई भी उनके साथ जा सकता है, तो वो बड़े उत्सुक हो गए, क्योंकि अभी तक उन्होंने गांधी जी का केवल नाम सुना था। उनको ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे गांधी जी के साथ में चहलकदमी करने का कुछ अवसर मिलेगा। तो जैसे ये बात कही गई कि वो यहीं से गुजरते हैं और तुम भी उनके साथ में जा सकते हो, तुम भी मन आए तो चले जाना। जब ये कहा राइटर ने, उसके भाई ने, राइटर के भाई ने, तो वो थोड़ा संकोच करने लगा, राइटर संकोच करने लगा। मैं अकेला उनकी पार्टी के साथ कैसे जा मिलूं, तुम भी साथ चलो। भीष्म ने कहा, किसको, बलराज को कहा कि मैं, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि इतने बड़े आदमी के साथ मैं सीधा उनकी पार्टी में जाके घुस जाऊं। भैया तुम चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, वरना मैं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे डर लगता है गांधी जी के साथ में मैं कैसे चलूं, एक इतने बड़े नेता के साथ। मैं तो रोज ही उनके देखता हूँ, भाई ने करवट बदलते हुए कहा। और रात को दोनों भाई सोने की कोशिश कर रहे हैं, तो बड़े भाई ने कहा, बलराज ने छोटे भाई को, अरे भाई मेरा तो रोज का काम उनको देखने का। फिर कहा, अच्छा ठीक है, जब तेरा मन कर रहा है तो मैं तेरे साथ चलूंगा। दूसरे दिन मैं तड़के ही उठ बैठा और कच्ची सड़क पर आंखें गाड़े गांधी जी की राह देखने लगा। अब सारी रात पता नहीं नींद आई या नहीं आई उसको, भीष्म को। तो सुबह ही जल्दी उठ गया और उस रास्ते को निहारने लगा जिससे गांधी जी का गुजरना भाई ने बताया था। एन 7 बजे, क्योंकि 7 बजे का टाइम टेबल फिक्स था और गांधी जी जो थे ना उस समय के बड़े पाबंद हुआ करते थे। एन 7 बजे, ठीक 7 बजे, आश्रम का फाटक लांघकर गांधी जी अपने साथियों के साथ सड़क पर आ गए। उन पर नजर पड़ते ही मैं पुलक उठा, खुश हो गया। गांधी जी का पहली बार मैंने दर्शन किया था। गांधी जी हूबहू वैसे ही लग रहे थे जैसा कि उन्हें चित्रों में देखा था। और गांधी जी के पोस्टर तो घर घर लगे हुए थे, तो जिस रूप में उन्होंने गांधी जी के दर्शन किए थे उन फोटो में, पोस्टरों में, बिल्कुल वैसे ही गांधी जी दिखाई दिए। यहाँ तक कि कमर के नीचे से लटकती हुई घड़ी भी परिचित सी लगी। फोटो में क्या होता था, गांधी जी की कमर से लटकी हुई एक घड़ी होती थी, वो भी देखी तो लगा कि हाँ भाई ये तो वही घड़ी है जैसे उनकी पोस्टरों में होती है। बलराज अभी भी बेसुध सो रहे थे, नींद में थे। बड़े भाई को अच्छी खासी नींद आ रही थी। हम रात देर तक बात करते रहे थे ना, इसलिए वो सो रहे थे। मैं उतावला हो रहा था, आखिर मुझसे न रहा गया और मैंने झंझोड़ कर उसको जगाया। किसको, भाई को। भैया उठो, उठ, देख गांधी जी निकल जाएंगे। उठो यार, गांधी जी तो आगे भी निकल गए। मैंने तो कहा था तुम अपने आप चले जाना। बलराज ने आंखें मलते हुए उठ बैठे और कहा, यार तू हाथ उठा रहा था कि अपने आप निकल जाना। तो भाई कहता है, संकोच, वो भी दूसरी बात है, वो बाहर से आया हुआ बच्चा है, ज़्यादा उम्र का नहीं है। तो वो कहता, मैं अकेले कैसे जाता। जिस समय हम बाहर निकले गांधी जी की पार्टी काफ़ी दूर जा चुकी थी। दोनों भाई उतर के नीचे आ गए। उस समय तक गांधी जी की पार्टी दूर निकल चुकी थी घूमते हुए। चिंता नहीं करो, हम उनसे जा मिलेंगे और वापसी पर तो उनके साथ ही होंगे। आखिर हम कदम बढ़ाते हुए कुछ ही देर में उनसे जा मिले। कोई बात नहीं, तेज चलते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। गांधी जी ने मुड़कर देखा। किसको, दोनों भाइयों को। भाई ने आगे बढ़कर मेरा परिचय कराया। बलराज ने बताया गांधी जी को कि ये मेरा भाई है, कल रात ही पहुंचा है, कल रात ही ये आया है और ये आपको देखना चाहता था, आपके दर्शन करना चाहता था। तो गांधी जी मजाकिया तो थे ही, मजाक में कहने लगे, अच्छा इसे भी घेर लिया। गांधी जी ने हंसकर कहा, मजाक में कहा, यार तो इसको भी घेर ला अपने साथ साथ। तो गांधी जी हर व्यक्ति से ऐसे व्यवहार करते थे जैसे कि उसके घर के हों। तो राजा ने कहा, नहीं बापू, यह केवल कुछ ही दिन के लिए मेरे पास आया है, हमेशा नहीं टिकेगा यहाँ आश्रम में, थोड़े समय के लिए आया है, छुट्टियां बिताने के लिए चला जाएगा। गांधी जी ने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा, है नहीं, लेखक की ओर, भीष्म की ओर देखा और सिर हिला दिया। अच्छा बच्चू, तू गांव से देखने के लिए आया। मैं साथ चलने लगा। अब साहस खुल गया लेखक का। गांधी जी ने जब इस तरह का प्यार वाली, मतलब गांधी जी महसूस ही नहीं होने देते थे कि यार मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। वो आम आदमी के साथ में बिल्कुल ऐसा लगाते थे, उसको ऐसा महसूस कराते थे कि यार मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, कोई स्पेशल तो नहीं हूँ, जबकि थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े लीडर। तो मैं भी उनके साथ, अब खुल गया लेखक भी, चल दिया उनके साथ। गांधी जी ने के साथ चलने वाले लोगों में से मैंने दो एक को पहचान लिया। कैसे पहचान लिया, फोटो और पोस्टर उनके देखे थे। डॉक्टर सुशीला नैयर थीं और गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई थे। मैं कभी कभी आसपास देखता, कभी नज़र नीची किए ज़मीन की ओर, गांधी जी की धूल भरी चप्पलों की ओर देखने लगा। मैं गांधी जी से बात करना चाहता था पर समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। फिर सहसा ही मुझे सूझ गया कुछ बात
याद आ गई। तो कहाँ से बात शुरू करें, ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। अब वो कहने लगे, एकदम में कोई बात याद आती, आप बहुत साल पहले हमारे शहर रावलपिंडी आए थे, यानी भीष्म साहनी का जो सिटी है वो क्या है, रावलपिंडी, जो भी पाकिस्तान में है। मैंने कहा तो गांधी जी अचानक रुक गए। उन्होंने मेरी ओर देखा, उनकी आंखों में चमक सी आ गई और मुस्कुराकर बोले, याद है, मैं कुहाट से रावलपिंडी गया था, मिस्टर जॉन कैसे हैं? तो मैंने जॉन साहब का नाम सुन रखा था कि हैं वो भी पाकिस्तान में रावलपिंडी में कोई। वे हमारे शहर के जाने माने क्या थे, बैरिस्टर थे, मुस्लिम सज्जन थे। संभवतः गांधी जी उनके यहाँ ठहरे होंगे, क्योंकि उन्होंने एकदम जॉन के बारे में पूछा। फिर सहसा ही गांधी जी के मुंह से निकला, अरे मैं उन दिनों कब, जब रावलपिंडी गया था, कितना काम कर लेता था, जवानी थी, कभी थकता ही नहीं था। हमसे थोड़ा ही पीछे महादेव देसाई, जो उनके मैनेजर थे, मोटा सा लठ उठाए चले आ रहे थे। कोहाट और रावलपिंडी का नाम सुनते ही आगे बढ़ाए, उस दौरे से जुड़ी अपनी यादें सुनाने लगे। और एक बार जो सुनाना शुरू किया तो आश्रम के फाटक तक वो सुनाते ही चले गए महादेव देसाई। किसी किसी वक्त जी गांधी जी बीच में हंसते हुए कुछ कहते। वे बहुत धीमी आवाज में बोलते थे, लगता था अपने आप से बात कर रहे हों, अपने आप साथ ही विचार विनिमय कर रहे हों, यानी अंतः व्यक्तिक संचार कर रहे हों। विचार विनिमय अपने साथ करने का मतलब आपको अंतः व्यक्तिक संचार मैंने बताया था। उन दिनों को स्वयं भी याद करने लगे हों। शीघ्र ही वे सब आश्रम के अंदर जा रहे थे। तो बच्चों, आज ये पाठ इतना ही है। धन्यवाद।